एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिस कांड की चर्चा हर वक्त होती है, आज भी होती है। वो था गेस्ट हाउस कांड, मायावती से जुड़ा हुआ। मायावती के साथ बदसलूकी भी हुई थी। हमारे रहते में कभी नहीं हुई। गेस्ट हाउस में तो यही बोला जाता है कि मायावती के साथ एक कार आती हुई दिखी और उस कार में जो लोग सवार थे उनसे जब चेकिंग किया गया तो उसमें फिर इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर में एक आदमी मारा गया। बाद में शिनाख्त हुआ तो पता चला कि ये तो महेंद्र फौजी है जो मारा गया है। अच्छा, दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना अचूक है इस वक्त, क्योंकि देख रहा हूँ एकदम गजब सटीक पैर में गोली लगती है। दिन भर में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रोजाना कम से कम 25-30 लोग को लंगड़ा कर दिया जाता है। कम बता। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर मैं आपको नहीं हटाऊंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। आपने अखिलेश यादव के दौरान काम किया, कल्याण सिंह के दौरान काम किया, मुलायम सिंह के दौरान काम किया, योगी आदित्यनाथ के दौर का काम किया। वो कौन सा मुख्यमंत्री जिसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी पुलिसिंग में रही? एसपी की गाड़ी में जो नीली बत्ती होती है, वो नीली बत्ती मेरे ड्राइवर ने नहीं ऑन किया था। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं तुमने नीली बत्ती लगाया? कहा कि सर ये टारगेट हो जाएंगे हम। वहाँ कांग्रेस के एक लीडर हैं अरुण कुमार सिंह, उनके कॉटेज में चोरी हो गई। अच्छा, बाद में इसमें बोफोर्स का जो दस्तावेज चोरी हुआ। आपके रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को बंधक बनाया गया। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी जो साल 2018 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे। इसके अलावा एनडीआरएफ और सीआईएसएफ में भी ये तैनात रहे। इसके अलावा इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब ये है खाकी का एक्शन, नाम है ओपी सिंह। ओपी सिंह की ये किताब है। अब खाकी इन एक्शन, तो सर पहला सवाल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल ये लिखा है आपने, खाकी इन एक्शन, और इन दिनों खाकी के एक्शन पर सवाल उठाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है पैर में गोली मार के, इस पर बड़ा सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि ये पुलिस का काम नहीं है न्याय देना, ये न्यायपालिका का काम है। प्रमोशन के लिए पुलिस वाले पैर में गोली मार देते हैं, इनकाउंटर करते हैं। आप 2018 और 2020 योगी जी के शासन में डीजीपी रहे, तो जाहिर सी बात है इनकाउंटर वाली पुलिस के आप मुखिया रहे। इस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रतिक्रिया दी है या जो निर्णय दिया है वो सभी को मान्य है और एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं। यहाँ केवल मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकाउंटर्स जो है बहुत ही लूज़ फैशन में ट्रीट किया जाता है। मैं इसको हमेशा पुलिस इंगेजमेंट कहता था। जब मैं डीजीपी था तो पुलिस इंगेजमेंट कहता था। ये बात सही है कि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है, किसी को जान मारने का अधिकार नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कोई पुलिस पर, पुलिस की पार्टी पर, पुलिस की टीम पर कोई प्रहार करता है, एक्सचेंज ऑफ फायर करता है, गोली चलाता है, तो पुलिस का भी ये दायित्व है कि पुलिस उसको रिटेलिएट करे। और पुलिस की ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, पुलिस को असलहे इसीलिए दी जाती है, पिस्तौल हो, रिवॉल्वर हो, कार्बाइन हो, AK-47 हो, ये सब का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा में यदि कोई क्रिमिनल या कोई माफिया या कोई गैंगस्टर अगर पुलिस पे इस तरह का प्रहार करता है तो पुलिस को अपने डिफेंस के लिए ये पूरा अधिकार है कि वो उसका जवाब दे। और उस जवाब में यदि क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है तो ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको हम सभी को मानना है और उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका पालन हम करते हैं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको डिफ़ाइन कर रखा है। उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस के गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह की बातों का हम हमेशा ध्यान रखते हैं और पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, जब मेरे शासनकाल में, मैं जब वहाँ डीजीपी था, तो हमने इस बात का ख्याल रखा कि कोई हम फर्जी इनकाउंटर ना करें
और जो भी इनकाउंटर्स हों वो पुलिस को अगर उनके ऊपर प्रहार हो रहा है तो उस पर किया जाए। मैं समझता हूँ कि पुलिस की कार्रवाई जो है एकदम लीगल है। यदि इनकाउंटर्स में और पुलिस एक्सचेंज में अगर पुलिस पे गोली चलाई जाती है तो पुलिस का अधिकार है कि वो भी गोली से उसका जवाब दे। नहीं, अब जैसे ये कहा कि पुलिस का काम है, पुलिस का काम न्याय देना नहीं है, न्यायपालिका का है। और इन प्रमोशन के लिए भी इनकाउंटर होते हैं। दिन भर में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रोजाना कम से कम 25-30 लोग को लंगड़ा कर दिया जाता है। कम बता रहा देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस अब नहीं दिया जाता है। पुलिस के इनकाउंटर्स के द्वारा अगर कोई क्रिमिनल मारा जाता है तो उस पे इनाम घोषित रहता है, लेकिन उस पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस अब नहीं दिया जाता है। वो शासन ने खत्म कर दिया। इसलिए इस प्रकार की लालच पुलिसकर्मियों के पास नहीं है कि उसे प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिलेगा। जहाँ तक प्रोपोर्शनल सज़ा देने की बात है, चाहे वो लंगड़ा कर देने की बात है या इस तरह का, तो हम तो हमेशा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हैं। यदि पुलिस पर कोई प्रहार होता है तो पुलिस का ये अधिकार है कि वो कम से कम फोर्स इस्तेमाल करके उस पर करे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और सबकी जांच होती है, मैजिस्ट्रियल जांच होती है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और जुडिशल मैजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। यदि वो एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद भी कंप्लेनेंट को ये अधिकार होता है कि वो जाए और उसको फाइट करे। तो एक्सेप्टेंस के बाद ही वो पूरी प्रक्रिया मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उसका पालन किया जा रहा है। सर, लेकिन बड़ा ये मतलब दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना अचूक है इस वक्त, क्योंकि देख रहा हूँ एकदम गजब सटीक पैर में गोली लगती है और उसके बाद अपराधी पकड़ा जाता है और दिन भर में कम से कम, जैसा मैंने रिपीट किया, 50-60 गोली। ये एकदम अचूक निशाना कैसे है कि पैर में? और ये ऑपरेशन लंगड़ा का आइडिया क्या है? देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा कोई वो नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि मीडिया का एक क्रिएशन है कि ऑपरेशन लंगड़ा। आप ये सोचिए कि बहुत सारे पुलिसकर्मी भी जख्मी होते हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद भी होते हैं। जी। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल क्रिमिनल्स ही मारे जा रहे हैं। राइट। बहुत से पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं, बहुत से पुलिसकर्मी जख्मी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। कई दृष्टांत हैं उसके। मुझे याद है 2018 में जब हमने पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला, उस समय पूरे राज्य की स्थिति आप समझ लीजिए। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? माफियाओं का राज था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बोलबाला था, किडनैपिंग्स फॉर रैंसम्स हुआ करते थे, डकैती, चोरी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये सब बहुत आम हो गई थी बातें। और उस पे सरकार ने जो ये निर्णय लिया और पुलिस प्रशासन का एक काम करने की पद्धति में जो सुधार आया और जो इस तरह की बातें चली कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बहुत ही रूल ऑफ लॉ के ऊपर आधारित करके हम कैसे इस पर करें, तो उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का शासन है और वहाँ तरह तरह की विकास योजनाएं चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरे वातावरण को रीइमेजिन करें तो पुलिस का जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो डोमेन है, जो आंतरिक सुरक्षा की कार्रवाई है, यदि वो सक्षम नहीं होगा, रोबस्ट नहीं होगा, तो समाज में या राज्य में कभी विकास नहीं हो सकता। विकास की पहली कड़ी जो है वो पुलिस का बढ़िया प्रशासन है और यही कारण है कि 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में न केवल कानून एवं व्यवस्था में सुधार हुआ है बल्कि विकास की चीज़ों में भी गति आई है, गतिशीलता बढ़ी है। तो ये समझता हूँ कि ये दोनों को एक समान रूप से और दोनों को एक तरह से देखे जाने की आवश्यकता है। ऑपरेशंस किसी भी प्रकार का हो, वो पुलिस की स्ट्रैटेजी है, वो ऑन द स्पॉट पुलिस जवाब देती है और ऑन द स्पॉट उसका निर्णय होता है। हम यहाँ से बैठकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि उसकी गोली पैर में लगे या सीने में लगे। वो वहाँ की वास्तविकता क्या होती है, उस वास्तविकता के आधार पर पुलिस वाले फायर का जवाब देते हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स की भी अचूक निशाने होते हैं जिससे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनसे केवल पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो ये आदान प्रदान जो है वो होता रहता है और आजकल सोफिस्टिकेशन न केवल वेपन्स का है बल्कि मार्क्समैनशिप का भी है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें कह देना कि अचूक है या चूक है, मैं समझता हूँ ये दोनों पर लागू है, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, माफिया हों, गैंगस्टर्स हों या पुलिस वाले हों। आप बहुत इम्पोर्टेंट है आपका किरदार उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 2017 में योगी जी आए और 2018 में आप डीजीपी बने। हमने सुना है कई पुलिस अधिकारियों से कि जो सीएम है उनका ज़्यादा फोकस पुलिस पर रहता है, 2.5 घंटे मीटिंग लेते हैं पुलिस अधिकारियों की।
तो जब आप डीजीपी बने तो उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ कैसा इंटरेक्शन था, कितना फोकस उनका पुलिस पर होता है, किस तरह से वो पुलिस को देखते हैं, कितना हैंडल करते हैं, कितने घंटे मीटिंग होती थी आप लोग की? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यद्यपि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर या किसी मंत्री के तौर पर ये उनका पहला अनुभव था। तो मैंने जो शुरुआती दौर में देखा कि वो बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी जानकारी में कोई कमी नहीं थी, वो काफ़ी परिपक्व अनुभवी प्रशासक रहे हैं और हैं। लेकिन पुलिस का चूँकि पूरा प्रशासन जो है, पूरी सरकार जो है, वो इस प्लैंक पे आई थी कि किस प्रकार हम राज्य की कानून व्यवस्था को अच्छा करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और 2017 के बाद की क्या स्थिति है। लोगों की उम्मीदें थीं नई सरकार से, नए प्रशासन से। इसलिए जाहिर है कि मुख्यमंत्री का पूरा फोकस जो है वो कानून व्यवस्था को किस प्रकार इम्प्रूव किया जाए उस पर था। और इस पूरी कड़ी में पुलिस महानिदेशक, पुलिस का जो मुखिया होता है, जो डीजीपी होता है, उस पर रहता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को कहने में कि मेरी केमिस्ट्री माननीय मुख्यमंत्री से, उस समय योगी आदित्यनाथ जो नए नए आए थे, उनसे और मेरी केमिस्ट्री जो थी वो बहुत अच्छी थी। और उस केमिस्ट्री के फलस्वरूप हम दोनों का जो वैचारिक आदान प्रदान होता था, वो चाहे पुलिस के संदर्भ में हो या पुलिस प्रशासन के कई चीज़ों में हो, उन सबों में काफ़ी बृहत रूप से होता था। मुझे याद है कि उनका फोकस केवल लॉ एंड ऑर्डर में, केवल पुलिस स्ट्रैटेजी पर नहीं रहता था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, किस प्रकार हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे करें, ट्रेनिंग में। फॉर एग्जांपल, ये पहला मौका था मेरे समय में 2018 में कि कोई वर्तमान मुख्यमंत्री प्रशिक्षण निदेशालय में खुद जाए और लोगों को एड्रेस करे। ये पहली बार 2018 में हुआ कि मैं मुख्यमंत्री को लेकर ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में ले गया उन्हें, और एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, डिस्टेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा लगभग 40 ट्रेनिंग सेंटर्स में हमने उनसे एड्रेस करवाया। ये पहली बार हुआ कि उन्होंने एक ट्रेनिंग, आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई मुख्यमंत्री किसी ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में जाकर और रिक्रूट्स को, अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को वो करे। इसी प्रकार उन्होंने हर एक विभाग के, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे वो CBCID हो, चाहे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी हो, सभी चीज़ों में उन्होंने एक विशेष ध्यान दिया। रेलवेज़ हो, और उनकी मीटिंग्स जो है बड़ी ही व्यापक होती थी, बहुत ही इंसाइसिव होती थी। वही मैं मीटिंग के बारे में तो जानना उनकी चाहूँ। मीटिंग का ये स्वरूप होता था कि वो एक तो सभी लोग अलर्ट रहते थे और सभी को वो कभी भी बुला सकते थे, और ख़ासकर मुख्यमंत्री DGP को अक्सर बुलाते थे। मुझे याद है कि हम लोग की मुलाकात लगभग प्रतिदिन होती थी, और वो भी बाद में तो ऐसा होने लगा 1 साल के बाद कि वो रात में आफ्टर डिनर वो बुलाना शुरू कर दिए और उस समय डिस्कस करते थे। और ये इस प्रकार का एक डिस्कशन जो होता था कतिपय लोगों के साथ, बहुत बार तो केवल मुख्यमंत्री DGP से, मुझसे बात करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी बैठे हुए हैं, DG इंटेलिजेंस भी हैं, उन सबों के साथ वो होता था। बहुत से ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के मसले जो हैं वो उस मीटिंग में तय हो जाते थे कि हमें आने वाले समय में क्या करना है, डिनर के बाद। और मुझे याद है कि पुलिस कमिश्नरेट जब सिस्टम मैंने लागू कराया, उस समय उनसे मेरी वार्ता लगभग 3 या 4 महीने तक लगातार होती रही, और एक 1-to-1 मीटिंग होती थी जिसमें केवल मैं और मुख्यमंत्री रहते थे। और उन्होंने मुझे कई तरह के प्रश्न पूछे कि आप क्यों चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हो, उससे क्या लोगों को फ़ायदा होगा, उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या हानियां हैं, और इसका ड्राफ्ट क्या होगा। और लगभग 4 महीने तक हमने स्वयं बिना किसी को बताए हुए हमने उस पर मेहनत की, और उनसे डेली के 1-to-1 डे टू डे बेसिस पर उनसे बात होती थी। तो मैंने देखा कि वो एक विजनरी आदमी हैं, जो एक बहुत दूर की सोच सकते हैं, कर्मठ हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, सुपरवाइजरी लेवल उनका बहुत अच्छा है। मैंने अपनी किताब में इस सभी चीज़ों का जिक्र किया है। मैंने ये जिक्र किया है कि एज ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर मैं उन्हें कैसे देखता हूँ। और मैंने देखा कि उनकी पकड़ जो है न केवल पुलिस विभाग में बल्कि अन्य विभागों में, और उनकी याददाश्त बहुत तेज़ है, वो किसी भी चीज़ को भूलते नहीं हैं। मुझे याद है कि वो छोटी से छोटी घटना भी होती थी, छोटी से छोटी घटना भी होती थी तो मुख्यमंत्री हमें फ़ोन करते थे और हमसे पूछते थे कि आप बताइए, फर्रुखाबाद में या बलिया में या बागपत में एक लूट हो गई,
4,000 रुपये की लूट हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई? मुझे आश्चर्य लगता था कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने स्तर पे इन छोटी छोटी घटनाओं को, देखिए माफिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन एक स्ट्रीट का आदमी जो एक सामान्य नागरिक है, उसे 3,000 4,000 की लूट, अगर किसी का चेन स्नैच हो गया, किसी के साथ कोई घटना हो गई, कोई छोटी मोटी रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना, कोई लूट की घटना हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बड़े बड़े क्राइम्स जो हैं, अतीक अहमद के क्राइम्स या मुख्तार अंसारी के क्राइम, वो कतिपय लोगों को करते हैं, बल्कि वो ज़्यादातर गुंडों को करते हैं। लेकिन छोटी छोटी जो सामान्य छोटी घटनाएं होती हैं वो आम जनता को वो करती हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री के तौर पर वे छोटी घटनाओं के प्रति भी उतने ही चिंतित थे, उतने ही फोकस्ड थे, जितने वो बड़ी घटनाओं पर। मैंने सुना है कई लोगों से कि वो कान में कुंडल, वो किसी एक कमिश्नर से बिल्कुल, पूछ लिया कि मैंने कान में कुंडल का क्या हुआ, ऐसा कोई बिल्कुल एग्जांपल? एकदम कई बार मैंने फर्रुखाबाद का जिक्र किया। मुझे याद है कि फर्रुखाबाद में एक मामूली घटना हुई थी, जिसे हम मामूली इसलिए कहते हैं कि उसकी घटना में मुश्किल से 4 या 5,000 रुपये की कोई बात रही होगी, लेकिन उसका उन्होंने पूछा। मुझे याद है कि लंच के बाद दिन में उन्होंने मुझसे पूछा और मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने तुरंत इसको देखा। मैंने कहा कि सर मैं अभी 5 मिनट में आपको बताता हूँ। और उसके बाद से ये मेरी प्रक्रिया हो गई कि मैं उन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी या कुशल प्रशासक के रूप में वो जानना चाहते हैं। तो ये सचमुच में एक बहुत ही अच्छी बात रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो तारतम्य तालमेल जो था एक पुलिस चीफ का और एक मुख्यमंत्री का, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। कितने घंटे पुलिस की मीटिंग लेते हैं? और सब देखिए, डिटेल्स के साथ उनके पास सब डिटेल्स? उनके पास सारे डिटेल्स रहते हैं। उनको ब्रीफ करने के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, उनको ब्रीफ करने के लिए डीजीपी रहते हैं, और उनके अपने वर्कर्स रहते हैं। उनकी स्रोत जो हैं, इंटेलिजेंस के स्रोत जो हैं, या जानने की जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उनको बहुत मालूम रहता है। लेकिन वो नॉर्मली वो पुलिस की मीटिंग्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लंबी मीटिंग्स रहती थी। हड़काते भी हैं पुलिस वालों को? हाँ, जो अगर मूल्यों के आधार पर वो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अगर आदमी बहुत अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो उसको बताते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, इसमें इस प्रकार का काम होना चाहिए था। मुझे याद है कई ऐसे मौके हैं, जैसे नागरिक का जो कानून बना था, नागरिकता के कानून में, जिसमें कई जगहों पे हमें फायरिंग करनी पड़ी, कई जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुआ था, जिसमें मैं स्वयं डीजीपी होकर मैंने लाठी निकाला और वहाँ पे मैं हज़रतगंज के चौराहे पे गया। तो उसमें कई ऐसे होते थे जिसमें हम लोग उनसे विचार विमर्श करते थे, उनको बताते थे, उनको एडवांस में बताते थे कि हमारी रणनीति ऐसी है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला था अयोध्या के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर, उस समय सारा वातावरण जो है बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में जजमेंट आने वाला था, और उस जजमेंट में ये पता नहीं था कि जजमेंट किस रूप में जाएगा। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को उच्चतम न्यायालय में बुलाया था। आप गए थे? जी, मैं गया था उसमें। और उसमें वो पीठ जो उस पीठ में लगी हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जितने भी जजेस थे, उन जजेस ने हमसे और मुख्य सचिव से पूछा कि अगर ये जजमेंट आएगा, जजमेंट कैसा आएगा ये किसी को नहीं मालूम है और हम लोगों ने जाना भी नहीं, लेकिन क्या स्थिति होगी, आप लॉ एंड ऑर्डर से सक्षम हैं कि नहीं हैं? तो हमने उनको बताया कि हाँ, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और उस तैयारी के पहले हम लोगों ने पूरी व्यापक तैयारी कर ली थी। डिजिटल पेट्रोलिंग किया, फुट पेट्रोलिंग किया, हम लोगों ने रिलीजियस जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनसे बातचीत की। तो एक बेसिक पुलिसिंग का और एक डिजिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया में इतना इसका असर हो रहा है, और किस तरह तरह के पोस्ट आते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, सभी पे आते थे। और उन सबों की ट्रेनिंग हमने आने वाले वक्त के पहले हमने अपने पुलिसकर्मियों को दिया, और उन पुलिसकर्मियों को बताया कि किस प्रकार ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट को हमें हटाना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और यही कारण है कि नवंबर 2019 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कोई एक सिंगल भी डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा जहाँ पे कोई
कॉम्युनल एटमॉस्फेयर बर्बाद हुआ, बेकार हुआ और पुलिस को कुछ करना पड़ा। तो ये हम लोगों की तैयारी ऐसी थी जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को बचा कर रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये तभी संभव हो पाएगा जब हम बहुत ही रोबस्ट तरीके से, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से, आप उसी तरह का एग्जाम्पल आप 2019 के कुंभ मेले का लीजिए। 2019 का कुंभ मेला, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट टुक प्लेस। एक व्यक्ति भी कुंभ मेले 2019 में उसकी मृत्यु नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। और एक बहुत ही सीमलेस तरीके से 2019 का कुंभ मेला जो है वो करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ आए और हम लोगों ने उसको संपादित किया। और उसके पहले भी कई ऐसे दौर चले, माननीय प्रधानमंत्री वहाँ आए, मुख्यमंत्री का तो दौरा लगातार ही रहा, कई मीटिंग्स हम लोगों ने अटेंड की एज पुलिस चीफ, और कई डिपार्टमेंट्स, फॉरेनर्स, नॉन NRIs का वो था जिसमें प्रधानमंत्री आए। तो ये सारी चीज़ें इस बात को संकेत देती हैं कि पुलिसिंग जो है वो एक बड़ा टफ कमिटमेंट है। पुलिसिंग जो है वो ये नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने पुलिसिंग कर ली और बात ख़त्म हो गई। इसके लिए एक बहुत ही व्यापक तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। एक आपका लीडरशिप होना चाहिए, वो लीडरशिप जो है वो परिलक्षित होना चाहिए। लीडरशिप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं होता है, लीडरशिप उपस्थिति है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंस, कि हाउ यू कैन शो योर प्रेजेंस बिफोर द पीपल, बिफोर द पब्लिक, बिफोर योर ओन मैन। और ये लीडरशिप जो है हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शित किया उत्तर प्रदेश के उस समय में, जब हम लोग एक फाउंडेशनल एडिफिस कर रहे थे। एक उस समय का ऐसा माहौल था जो हम एक बुरे माहौल से गुजर कर आए थे। वही एक आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे जी। 2001 नई सत्ता आ रही थी, पहले अखिलेश यादव की, उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की, और उस दौरान आप डीजीपी रहे। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि बार बार मैं पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से पुलिस की मीटिंग लेते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो वो मैं ये बता दूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यूपी के बाद बिहार, और कम से कम वैसे तो हर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था, खाकी का इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में माना जाता है कि अगर पुलिस चुस्त दुरुस्त है तो आधी सत्ता आपकी सरकार चल गई, ये माना जाता है। इस वजह से मैं बार बार जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मीटिंग का जिक्र कर रहा हूँ। अमूमन कई अधिकारी बताते हैं कि रोजाना 2 घंटे 2.5 घंटे मीटिंग हो जाती है। बाकी डीजीपी को तो वो रोज कुंडल के लिए भी फ़ोन कर देते हैं, जी आपने बिल्कुल, बताया। बिल्कुल। और कॉन्स्टेंटली हम लोग अलर्ट रहते थे, उनका फ़ोन कभी भी आ सकता था, और मुझे भी ऐसी स्वतंत्रता थी कि मैं मुख्यमंत्री से कभी भी बात कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेसिबिलिटी की। आप किस प्रकार, आपकी पहुँच जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री के पास, आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप मुख्यमंत्री से कभी भी बात कर सकते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत सहायक होता है। कई किस्से हमने सुने कि पहले के समय में मुख्यमंत्री से डीजीपी तक नहीं मिल पाते थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, और वो बहुत हास्यास्पद और बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है जब पुलिस का मुखिया अपनी बात मुख्यमंत्री को नहीं कह पाता है, या अपनी बात मुख्यमंत्री से डिस्कस नहीं कर पाता है, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो पूरे समाज और पूरे राज्य के लिए हो, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, या अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी लीडरशिप में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमारे और मुख्यमंत्री के संबंधों को दर्शाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपको हड़काया हो? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि भयंकर हड़का, टाइट कर दिया? बहुत भयंकर तो कभी नहीं उन्होंने मुझे ये किया, लेकिन मैंने देखा कि उनकी नाराज़गी कुछ जगहों पे होती थी। जैसे कभी-कभी कोई ऐसे क्राइम हो जाते थे या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती थी, तो निसंदेह उनकी अप्रसन्नता रहती थी, और जो मैं भांप लेता था। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन एकदम 100% अव्वल दर्जे का था। कमियां उसमें भी थी, आज भी हैं, उस समय भी थी, और उन कमियों का निराकरण कितनी जगह, देखिए क्राइम होना कभी कोई रोक नहीं सकता, क्राइम की स्थिति शून्य नहीं हो सकती है। क्राइम जन्म जन्मांतर से होता आया है, प्राचीन समय से होता आ रहा है। कोई अगर ये कह दे कि क्राइम को हम ज़ीरो लेवल पे लाएं, तो ये कभी हो नहीं सकता है। क्राइम को हम कितना कम कर सकें, और क्राइम की मैनेजमेंट में ब्यूटी ये है कि हम कितनी जल्दी इस क्राइम को सॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करें, चाहे वो क्राइम का हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो। मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ी चीज़ है जो इस शासन में हुआ। सर, तो अब ये तो हो गई आपके डीजीपी की तैनाती की बात। अब हम चलते हैं दूसरी सरकारों में।
1995 में आप लखनऊ एसएसपी थे। एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिस कांड की चर्चा हर वक्त होती है, आज भी होती है। वो था गेस्ट हाउस कांड, मायावती से जुड़ा हुआ। आप कहाँ थे, कैसे आपको सूचना मिली, क्या हुआ था, डिटेल में? अरविंद जी, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है और आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना थी जो पूरे उत्तर प्रदेश को, मैं तो कहूँगा पूरे देश को उसने झकझोर दिया था और शेक कर दिया था। स्टेट गेस्ट हाउस जो है वो 1995 को 2 जून को हुआ था। उस समय मैं एसएसपी बना था। उसी दिन मैंने एसएसपी के रूप में चार्ज लिया था। ओ तेरी। और उसके पहले मैं एसएसपी कुंभ मेला था प्रयागराज में, जो उस समय इलाहाबाद होता था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग नहीं हुई, मैं वेटिंग लिस्ट में करीब 3 महीने रहा। और 3 महीने वेटिंग लिस्ट में रहा। उस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। और अचानक 1 जून की रात में उन्होंने 42 या 43 आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया और उसमें मैं भी ट्रांसफ़र हुआ। मुझे ये नहीं मालूम था कि क्यों अचानक इतने बड़े स्तर पे हुआ है। पता चला कि 1 तारीख की रात में, 1 तारीख की शाम को मायावती जी ने अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। आपको मालूम ही होगा कि सपा और बसपा की सरकार थी उस समय, साझा सरकार थी, और उन्होंने अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। और उस विड्रॉ करने पे ये कहा जाने लगा कि सरकार अल्पमत में आ गई। और 2 जून को मुझे ऑर्डर मिला कि आप एसएसपी लखनऊ बनाए जाते हैं। मैं प्रयागराज में उस समय था और मुझे आकर ज्वाइन करना था। मुझे बहुत इच्छा नहीं थी क्योंकि उसके पहले भी मैं एसएसपी लखनऊ रह चुका था और मायावती जी के कहने पर ही मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ था। अरे, उसकी भी बहुत ही एक्साइटिंग आएंगे उस पर इंसिडेंट है, आएंगे। उस पर भी आएंगे आप। उसके बाद मुझे दूसरी बार एसएसपी लखनऊ बनाया गया और करीब 12 साढ़े 12 बजे के लगभग दिन में मैंने एज एसएसपी के रूप में वहाँ चार्ज ग्रहण किया। उसी समय मायावती जी अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ, नेताओं के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। इन सबों की भनक मुझे नहीं थी क्योंकि मैं जस्ट अभी आया ही था। और उसके बाद मैं डीजीपी, उस समय तत्कालीन जो पुलिस महानिदेशक थे, उनसे मिलने गया था और मिलकर मैंने उनसे बातचीत हुई। और आपको मालूम होगा कि उस समय उसी दिन मुहर्रम शुरू होने वाला था और लखनऊ का मुहर्रम बहुत ही सेंसिटिव होता है। शिया सुन्नी का विवाद था। शिया सुन्नी के विवाद जो है पिछले 21 सालों से चल रहे थे। उनके जुलूस नहीं निकाले दिए जा रहे थे क्योंकि उस पर प्रतिबंध था, रेगुलेटरी ऑर्डर्स थे। तो इस विषय पर ये चर्चा हुई कि मुहर्रम जो है सफल होना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने मुहर्रम कराया था जब मैं वहाँ एसएसपी लखनऊ था। इसी बीच घटना, उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और उसके बाद जो है ये घटना की जानकारी हम दोनों को ही, जो हम लोग एक ही साथ उनके चेंबर में बैठे हुए थे। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मुलाकात कर रहा था, उसी समय हमें ये सूचना मिली कि स्टेट गेस्ट हाउस में इस प्रकार की घटना हुई, जहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों में भिड़ंत हो गई है, लोगों में बातचीत हो रही है उत्तेजित स्वर में। और हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों उन्हीं की गाड़ी में एक साथ स्टेट गेस्ट हाउस पहुँचे। और स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर हम लोगों ने भीड़ को नियंत्रित किया, वहाँ पे लाठी चार्ज किया। एक विधायक थे, उनको जबरन वहाँ पे किडनैप किया जा रहा था या वहाँ से ले जाया जा रहा था, उसको छुड़वाया गया और उन सबों में लाठीचार्ज हुआ और फिर सभी को शांत किया गया। और उसके बाद हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रात भर वहीं पे स्टेट गेस्ट हाउस में रहे। तो स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन लोगों का कहना था कि इनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ। पिछले साल भी इनको ट्रांसफ़र से हटाया गया था और मुलायम सिंह यादव जी ने इनको पुनः स्थापित किया है वहाँ पे। इसका मतलब है कि कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस था। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने और ख़ासकर मायावती जी ने ये कहना शुरू किया कि इनको किसी प्रयोजन से वहाँ बुलाया गया है, आपको मुझे बुलाया गया है। जबकि इस प्रकार का कोई, जितने भी उसमें इंक्वायरीज़ हुई और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ ने भी ये कहा कि जो इंक्वायरी हुई है, इस इंक्वायरी में कहीं से भी ये साफ नहीं झलकता कि ओपी सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, एसएसपी का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है। बाद में कल्याण सिंह की सरकार आई और माननीय कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस केस को विड्रॉ कर लिया। राज्य सरकार ने
इस केस को वापस ले लिया और मुझे तीसरी बार कल्याण सिंह साहब ने वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ पे एसएसपी बनाया। अमेजिंग। तो मैं शायद पूरे देश का एकमात्र ऐसा आईपीएस ऑफिसर हूँगा जो एक ज़िले में 1994 से 1998 तक 4 साल के अंतराल में 3 बार एसएसपी रहा। तो मायावती जी का ये कहना मैं नहीं समझता कि उचित था, लेकिन उनकी ये वो थी और कहीं पे भी कोई वो नहीं हुआ। और बाद में मैं फिर डीजीपी भी बना, इंटेलिजेंस का चीफ बना, सब कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर स्टेट गेस्ट हाउस की यही बात थी। स्टेट गेस्ट हाउस मायावती के साथ क्या हुआ था? मायावती कहाँ थी, क्या रहा? देखिए, हमारे समय में हम जब थे वहाँ पे, जब मैं एसएसपी के रूप में हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहुँचे, तो मायावती जी एकदम सुरक्षित थी। वो अपने कमरे में पड़ी हुई थी, उनके बंद था उनका, और कोई ऐसी घटना नहीं हुई। मैं जैसे एक चीज़ बता दूं आपको, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है, कि एक बार एलिगेशंस, रूमर्स ये भी हुआ कि उनको मारने की, उनको जला देने की एक घटना की शिकायत आई और उसका रूमर हुआ, उसकी अफवाहें उड़ी। अक्सर एक्चुअली बात ये हुई थी कि रात में करीब 10 बजे रात में डिविजनल कमिश्नर और आईजी जोन वहाँ पे विज़िट करने आए, और वहीं पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिटी मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे। डिविजनल कमिश्नर ने मायावती जी से पूछा कि आप कुछ लेना, इंटरकॉम पे बात हुई क्योंकि वो किसी के सामने आ नहीं रही थी। उनसे पूछा गया कि आप बहन जी कुछ लेंगी, कुछ चाय वगैरह या, तो उन्होंने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की। तो वहाँ का जो स्टेट मैनेजर था स्टेट गेस्ट हाउस का, उसको बुलाया गया और डिविजनल कमिश्नर से उनसे पूछा कि भाई आप चाय की व्यवस्था कीजिए। उसने कहा कि मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है, किचन में कोई गैस सिलेंडर नहीं है। तो कहा गया कि अगल बगल कहीं से भी हो, आप गैस सिलेंडर लेके आइए। जब गैस सिलेंडर को लाया गया, तो जो व्यक्ति, जो कर्मचारी गैस सिलेंडर को ला रहा था, वो स्टेट गेस्ट हाउस के प्रांगण में और बरामदे में पहुंचकर वो नीचे से ज़मीन पर उसको लुढ़काने लगा ले जाने के लिए। तो नेचुरली फर्श जो था वो सीमेंटेड फर्श था, तो आवाज़, कोई भी लोहे का सामान अगर उसको लुढ़काते हुए ले जाएंगे, रोल करते हुए ले जाएंगे, उससे आवाज़ आएगी। तो जितने लोग थे आसपास के, वो समझने लगे कि वो गैस का सिलेंडर इसलिए लाया गया है कि उसको जला दिया जाएगा, उसमें ब्लास्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ, इस प्रकार के अफवाहें जो हैं वहाँ पे बाद में हुई, जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसका हमने भी खंडन किया और कई लोगों ने किया। लेकिन अफवाहों का बाज़ार उस समय गर्म था, क्योंकि एक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स थे, उनके नेता थे। उस स्थिति में ये कह पाना कि कौन किसके साथ है और कौन किसको ले जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं या वर्कर्स हैं जिसको बहुजन समाज पार्टी ने बंधक बना रखा है, जिसको हम लेना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग आके हमारे उन लोगों को पोच कर रहे हैं, उन लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। तो उस समय हम लोग कोई जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं थे कि ये कर सकते। हमारी स्थिति यही थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें और वहाँ से रास्ता क्लियर करें, पूरे प्रांगण को हम क्लियर करें, जो हम लोगों ने किया। मायावती के साथ बदसलूकी भी हुई थी हमारे समय में, हमारे रहते में कभी नहीं हुई, और उसके पहले भी हमें कोई ऐसी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली जिसका कोई जिक्र हुआ। नहीं, तो स्टेट गेस्ट हाउस में तो यही बोला जाता है कि मायावती के साथ। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जाता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इस प्रकार का कोई फिजिकल हार्म मैं नहीं समझता हूँ कि किया गया, क्योंकि मैं वहाँ पे जब से मौजूद रहा, हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तब से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आप मना कर रहे हैं जिस तरह के बिल्कुल हम आरोप मना लगाते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल हम मना कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई जिससे उन्हें कोई फिजिकल हार्म हुआ हो। अरे उनको तो बताया कि बड़ी उनके साथ बदसलूकी हुई। मैंने कहा ना कि बहुत सारी अफवाहें फैली, उस अफवाहों के आधार पे लोगों का कहना है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। एक अफवाह क्या थी जो मायावती जी के साथ? अफवाह का मैंने जैसे जिक्र किया कि आग से जलाने की बात, एक सिलेंडर को, जबकि जब नहीं, हम एक लोग उनके साथ कोई बदसलूकी कर रहा था तो लालजी टंडन आए थे। कोई ऐसी बदसलूकी हमारे समय में नहीं हुई। जब हम वहाँ 4 साढ़े 4 बजे आए, उस समय कोई, और न कि कोई रिपोर्टिंग हुई है वहाँ बदसलूकी की, और जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ और जिससे ये साबित हो कि हाँ उनके साथ बदसलूकी हुई, क्योंकि पुलिस वहाँ पे, पुलिस और मैजिस्ट्रेट 2 बजे से लगे हुए थे। चलिए, ये तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड की बात है। एक और चर्चित मामले की बात कर लेते हैं। 1994 में आप बुलंदशहर के एसएसपी थे और महेंद्र फौजी का इनकाउंटर हुआ था, जो काफ़ी चर्चा में रहा। आपके लिए परेशानी भी खड़ी होगी थी। क्या था वो इनकाउंटर पर? तो वैसे देखिए, वो उसकी पृष्ठभूमि थी
महेंद्र फौजी जो है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा ड्रेडेड क्रिमिनल था, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। आप इमेजिन कीजिए कि 1994 में 2 लाख रुपए का इनाम होना अरे बहुत बड़ी बहुत बात, बड़ी चीज़ होती बहुत थी। और बड़ी वो 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस के द्वारा था और 1 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा था। और महेंद्र फौजी जो है वो कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी इलाकों में उसका वर्चस्व था और उसकी तूती बोलती थी। क्या करता और था वो, कहाँ का रहने वाला, और फौजी नाम क्यों पड़ा? फौजी इसलिए कि वो पहले फ़ौज में रहा था, फ़ौज को उसने छोड़ दिया था। वो रहने वाला गाज़ियाबाद का था, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो किडनैपिंग फॉर रैंसम किया करता था। उसके ओह। जो क्रियाकलाप थे वो ये था कि वो लोगों की किडनैपिंग करता था, बड़े-बड़े लोगों की, और किडनैपिंग करके उनसे वसूली किया करता था। और साथ ही साथ उसका पूरा ज़िक्र मैंने अपनी किताब में किया है कि किस प्रकार वो गैंग्स बनाया, गैंग्स का पहले सदस्य था और गैंग से फिर स्प्लिट होकर उसने अपने गैंग किए और उसने विधायक को और कई लोगों को मारा। कभी उसकी गिरफ्तारी बहुत पहले हुई थी, 1984 या 85 में उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 1994 में जब मैं एसएसपी था वहाँ, तो एक चांस इनकाउंटर में हमारी पुलिस पार्टी को एक बहुत ही थॉरो, एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस आया कि कुछ मूवमेंट्स है क्रिमिनल्स का, और उस क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस के आधार पर पुलिस चेकिंग करती है, पिकेट्स लगाती है। तो बुलंदशहर में जब मैं एसएसपी था तो हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली और उस इन्फॉर्मेशंस के आधार पर रात में पिकेट्स लगाए गए पूरे जनपद के कई जगहों पर। और एक पिकेट में महेंद्र फौजी जो है, उस समय कोई नहीं जानता था कि कौन है, एक कार आती हुई दिखी और उस कार में जो लोग सवार थे उनसे जब चेकिंग किया गया तो उसमें फिर इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर में एक आदमी मारा गया। कार जो है वो ड्राइवर लेके भाग गया, वहाँ पे 2 सिपाही थे केवल। और उसके बाद में शिनाख्त हुआ तो पता चला कि ये तो महेंद्र फौजी है जो मारा गया है। अच्छा। और उसको फिर आइडेंटिफाई किया गया, उसको डेड बॉडी को शिनाख्त किया गया। फिर हम लोगों ने हायर अप्स को, डीआईजी, आईजी और मुख्यमंत्री और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम, सभी को बताया गया। तो एक ये प्रकार का एक बहुत ही वृहद काम था। मतलब महेंद्र फौजी का न मतलब गिरफ्तार तो छोड़ दीजिए, वो मारा गया, एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, एक बहुत बड़ी चीज़ थी और 2 लाख रुपए का इनामी था। उसके बाद एक दूसरा मोड़ ले लिया। मोड़ ये ले लिया कि महेंद्र फौजी के कारण, महेंद्र फौजी जिस जाति का था उस जाति के लोगों ने हस्तिनापुर जो मेरठ में है, उस हस्तिनापुर में एक बाई इलेक्शन होने वाला था। उस बाई इलेक्शन में वो टिकट जो है बहुजन समाज पार्टी को दी गई और उस टिकट में महेंद्र फौजी के जाति के लोगों ने वोट महेंद्र फौजी के कारण बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिया। और इसके कारण बहुजन समाज पार्टी की जो नेता थी वो इस बात से नाखुश थी कि महेंद्र फौजी का जो इनकाउंटर हुआ, वो इनकाउंटर के कारण जो है हमारा कैंडिडेट जो है वो हार गया। और उन्होंने इस बात का दोषारोपण किया कि चूंकि एसएसपी बुलंदशहर थे और इन्होंने ही इस इनकाउंटर में, जबकि इनकाउंटर में मैं मैंने शामिल नहीं था, वो तो एक पुलिस पार्टी ने किया। और उसी बीच क्या हुआ कि मुझे एसएसपी लखनऊ बना दिया गया। चूंकि मेरा परफॉर्मेंस एज ए गुड पुलिस ऑफिसर, आई वाज मेड एसएसपी लखनऊ। मायावती जी को ये बड़ा नावार गुजरा कि कैसे ये हुआ कि जिस व्यक्ति को मैं नहीं चाह रहा हूँ, जो एसएसपी बुलंदशहर था, उसको आपने एसएसपी लखनऊ बनाया। उस पर मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि नहीं, मैं उनको हटाऊंगा नहीं। पहले तो उन्होंने प्रेशर डाला कि इसको सस्पेंड कीजिए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। अंत में करीब कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर मैं आपको नहीं हटाऊंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। किसने बुलाया? मुलायम सिंह यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और चूंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, एक पॉलिटिकल प्रेशर था बहुजन समाज पार्टी का। आप जानते हैं कि उस समय 94 में साझा सरकार थी, 1993 में ही ये आ गई थी सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट थी। और उस कोलिशन गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी पर बहुत प्रेशर था कि आप एसएसपी को हटाइए, उन्हें सस्पेंड कीजिए, हटाइए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। और इस प्रेशर के आधार पे मुख्यमंत्री जो है वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, सस्पेंशन करना तो दूर रहा, मैं हटाऊंगा भी नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने मुझको बुलाया और कहा कि यदि मैं आपको नहीं हटाता हूं
तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ये तो इच्छा है राज्य सरकार की कि किसी भी अधिकारी को कहीं रखे, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपको ट्रांसफ़र करना है तो मुझे मैं आई एक्सेप्ट इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करके एसएसपी कुंभ मेला बनाया। तो इस पृष्ठभूमि में मायावती का जो नज़रिया था, वो मायावती जी ने सोचा कि ये मुलायम सिंह के आदमी हैं, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो ये महेंद्र फौजी के साथ की घटना है। मतलब मायावती जी ने आपको दिल पे ले लिया था एकदम दिल पे ले लिया था और ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा जो है प्रोफेशनलिज्म, जो व्यावसायिक दक्षता है और जो एक होता है कि नहीं, हमने जो भी किया वो कानून के दायरे में किया। यही कारण है कि मैं उसके पहले कल्याण सिंह साहब के समय में भी रहा, एसएसपी लखनऊ रहा, मैं अखिलेश यादव जी के समय में भी इंटेलिजेंस का चीफ रहा, और योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे डीजीपी बनाया, जो उस समय मैं दिल्ली में था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैंने उसके पहले कभी काम नहीं किया था। उनके साथ कोई काम तो करना दूर, मैं उनके आसपास के क्षेत्र में भी कभी नहीं रहा। कभी ना गोरखपुर में पोस्टिंग रही, न ईस्टर्न यूपी में उस तरफ रही। जो नियरेस्ट था वो आजमगढ़ में था, लेकिन उन्होंने किसी आधार पे, ये आधार होगा कि अच्छे ऑफिसर हैं, मैं डीजी सीआईएसएफ था, उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे और मुझे डीजीपी यूपी बनाया। अच्छा, इसी वजह से फिर मायावती से कभी आपका सामना कभी कुछ हुआ कि ऐसा या कि मैंने उसका जिक्र मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं डीआईजी आजमगढ़ था 1998 में, तो मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थी, बीजेपी की बहुजन समाज पार्टी की नेता थी, और वो वहाँ पे किसी पार्टी के काम से वहाँ आई हुई थी आजमगढ़ में, और मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया कि मैं मिलना चाहता हूँ, और मैंने पूरी बात उनको बताई, और उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, मुझे ये बहुत सी चीज़ें बताई नहीं गई। तो मुझे भी लगा कि मायावती जी का हो सकता है कि उस समय उन्हें जो बातें बताई गई वो कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई जो हमारे विरुद्ध थी। यही कारण है कि उन्होंने अपना ओपिनियन इस प्रकार का बनाया। चलिए, मामला किसी तरह से तो शांत हुआ, अदरवाइज आप अच्छा, अब मैं एक और, आपने अखिलेश यादव के दौरान काम किया, कल्याण सिंह के दौरान काम किया, मुलायम सिंह के दौरान काम किया, योगी आदित्यनाथ के दौर का काम किया। सबसे ज़्यादा वो कौन सा मुख्यमंत्री जिसकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पुलिसिंग में रही और पुलिस का शासन व्यवस्था संभालने में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, उन सबों ने अपने चुनाव में कानून व्यवस्था के ऊपर ही काम किया। चाहे वो कल्याण सिंह जी हों या मुलायम सिंह यादव जी हों या अखिलेश यादव हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, इन चारों के इलेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर वाज द मेन सब्जेक्ट। आपको याद होगा कल्याण सिंह साहब ने भयमुक्त समाज की बात की थी 1991 में, और अभी भी मुझे याद है उस समय मैं एक यंग एसपी होता था, लखीमपुर खीरी यूपी के तराई में था मैं वहाँ, और उस समय सिख मिलिटेंसी टॉप पे था, और उस समय यही था कि किस प्रकार हम सिख मिलिटेंसी को ख़त्म करें, उसको सफाया करें। तो वो भी एक भयमुक्त समाज की बात करते थे कल्याण सिंह साहब। मुलायम सिंह यादव ने भी इस बात को हमेशा रखा कि पुलिसिंग की व्यवस्था अच्छी हो। ये बात दूसरी है कि उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा सफलता नहीं हासिल की, लेकिन वो रहा। अखिलेश यादव का भी ध्यान पुलिस पे रहता था, और यही कारण है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं अखिलेश यादव जी के समय में बनाए गए। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी 112 की हम बात कर रहे हैं, वो सारा यूपी 112 का दारोमदार और उसकी पूरी नींव जो है अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में रखा। और इस प्रकार हम समझते हैं कि भाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स का बहुत शौक़ था और उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। और योगी आदित्यनाथ ने भी एक 2017 के पहले की जो स्थिति थी, जो माफिया का तंत्र था या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, उसको लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जो कि बीजेपी की सफलता का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे हम वो करें। तो उनका भी ध्यान जो है वो फोकस्ड वे में लॉ एंड ऑर्डर पे था। तो मैं समझता हूँ कि चारों मुख्यमंत्रियों का ध्यान जो है पुलिस के प्रति था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो योगी आदित्यनाथ ने उस पर बहुत डीप होकर उस पर काम किया।
और उन्होंने स्ट्रैटेजी में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, पुलिस लीडरशिप में अपने डायरेक्शंस दिए। और एक चीज़ होती है कि हम किस प्रकार एक पुलिस को समग्र वे में लेकर चलें। बाकी सभी में एक लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही आइसोलेटेड वे में लेके चलने की और दखल अंदाजी बहुत ज्यादा, इसमें दखल कि खुली अंदाजी छूट बहुत है, थी। करो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस इंटरफेरेंस को कम किया, ट्रांसफर्स को इंडस्ट्री नहीं बनने दिया। मतलब बात बात पे ट्रांसफर्स हुआ करते थे पहले के ज़माने में। योगी आदित्यनाथ के समय में ट्रांसफर्स नहीं हुई। ये तो इतना ट्रांसफर्स के अगेंस्ट रहते थे कि परेशान हो जाते थे। ऑफिसर्स हमसे कहते थे कि सर हम लोग यहाँ 2 साल रह लिए, अब हटा दीजिए, हमें हटा दीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ कुशलता इस बात पर देखते थे कि आपकी स्टेबिलिटी इस बात से है कि आप स्टेबल होकर आप कितना काम कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने ट्रेनिंग पे भी बहुत ध्यान दिया कि ट्रेनिंग हमारी कितनी अच्छी है। फंड्स की कमी नहीं होने दिया उन्होंने, फंड्स जितने भी चाहें। मुझे याद है कि 2019 का जो पुलिस बजट था, उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट केवल पुलिस को बढ़ाया। मेरे समय में 18,000 करोड़ का पुलिस बजट था, जो बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 24,500 करोड़ का कर दिया। सुपर। ये अपने आप में एक इतिहास है, एक अपने आप में एक अचीवमेंट है कि कोई मुख्यमंत्री 6,500 करोड़ जो है वो पुलिस विभाग को एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देगा, जिससे कि हमारे ट्रेनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारे बहुत सारे साइबर क्राइम पे बहुत हुआ, ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत खोले गए, पोस्ट्स का सृजन हुआ। इन सब चीज़ों पे योगी आदित्यनाथ का फोकस रहा है। 1992 में, ये सेकंड लास्ट मेरा आपसे सवाल है, 1992 में आप तराई बेल्ट में, जो आप जिक्र भी कर रहे थे, खालिस्तानी आतंकवाद फैला था, 1992 में आप तराई बेल्ट में थे, और उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में, जिसमें आजकल काफ़ी उत्तराखंड भी है, तराई बेल्ट में खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ गया था। और उसी खात्मे के दौरान आप खालिस्तानी आतंकियों के टारगेट लिस्ट में भी आ गए थे। क्या अनुभव था, कैसे आ गए थे लिस्ट में? देखिए, वो लेट 80s और अर्ली 90s का जो टाइम था, बहुत ही अगली टाइम था। सिख मिलिटेंसी जो है बहुत शीर्ष पे था। आपको मालूम होगा 1984 में जो पंजाब में हुआ, और उसके बाद से पंजाब का मिलिटेंसी जो है काफ़ी बढ़ गया, और टेररिज्म जो है पंजाब में बढ़ा। उसका स्पिल ओवर जो है यूपी के तराई में हुआ। उस समय यूपी का तराई, उस समय अनडिवाइडेड यूपी था, उत्तराखंड और यूपी एक ही था। और यूपी का जो भी तराई का बेल्ट था, जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, नैनीताल, रुद्रपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूपी के तराई में आते थे। और यूपी के तराई में जितने भी यूपी के सिख समुदाय के लोग थे, वो बेसिकली वो सब पंजाब से आए हुए थे। 1947 के बाद उनका आया हुआ था। और उनके जितने भी रिश्तेदार थे या जान पहचान के लोग थे, जिनका अभी भी कनेक्शंस पंजाब से था, वहाँ के जितने भी टेररिस्ट थे, सिख मिलिटेंट्स थे, वो सिख मिलिटेंट्स जो हैं वो आके वहाँ पे शरणास्थली बना लिए थे। वो शरण पाते थे और उनको छुपने का स्थान हो गया था, झालों में रहते थे। उस समय कोई भी यंग आदमी, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग नहीं चाहता था। मैं उस समय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से आया था, एसपीजी से मैं लौटा था, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी से, और मुझसे कहा गया कि मुझसे डीजीपी ने कहा कि आपकी पोस्टिंग या तो पीलीभीत होगी या लखीमपुर खीरी होगी, आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो मुझे लखीमपुर खीरी का एसपी बनाया गया, और लखीमपुर खीरी जो है उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित था। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये सब बहुत ही इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे सिख मिलिटेंसी से। मेरे ज्वाइन करने के मात्र 1 महीने के अंदर ही, मेरे ज्वाइन करने के पहले 16 व्यक्तियों की हत्या सिख मिलिटेंट्स ने किया था लखीमपुर खीरी में। 16 व्यक्तियों को मारा था उन्होंने। तो वहाँ पे कोई निकलता नहीं था। मैंने बल्कि एक जिक्र भी किया है कि जब मैं निकला तो फर्स्ट डे जब मैं पेट्रोलिंग के लिए निकला, तो एसपी की गाड़ी में जो नीली बत्ती होती है, वो नीली बत्ती मेरे ड्राइवर ने नहीं ऑन किया था। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं तुमने नीली बत्ती लगाया? कहा कि सर ये टारगेट हो जाएंगे हम, टेररिस्ट के, सिख टेररिस्ट के हम टारगेट हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इससे हम कॉन्फिडेंस होगा, इससे विश्वास हम पैदा करेंगे कि यहाँ का एसपी जो है वो पेट्रोलिंग पे है, घूम रहा है। तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस बात को देखें कि एसपी की गाड़ी में लाल बत्ती और नीली बत्ती जो होती थी वो जलती रहे, ताकि लोगों को पता चले। और मैंने इसे कभी नहीं ऑफ रखा। तो इस प्रकार का था कि कोई
मैं 16-16, 17-17 दिन कॉम्बिंग ऑपरेशंस करता था, पेट्रोलिंग करता था। दुधवा नेशनल पार्क भी वहीं पे था, जहाँ पे किसी की जाने कोई टूरिस्ट आता ही नहीं था। पहली बार 1993 में पहली बार टूरिस्ट आए वहाँ पे। तो वहाँ पे जितने भी आतंकवादी संगठन थे, उन सबों का वहाँ पे वर्चस्व हो गया था, जो मास किलिंग किया करते थे। पहली बार हमने 4 टेररिस्ट को मारा। अपने ज्वाइन करने के बाद मुश्किल से 10 दिनों के अंदर एक बहुत ही विश्वसनीय सूचना मिली। उस सूचना का बहुत जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस सूचना के आधार पर हमने घेराबंदी की और 4 टेररिस्ट को मारा, जिसमें एक टेररिस्ट जो है पंजाब का था, जिसके ऊपर 40,000 रुपये का इनाम था, और उसमें 7 वेपन्स बरामद हुए। 7 वेपन्स, AK-47 और कई। ये पहला रिकवरी था उत्तर प्रदेश तराई में, जो इतनी 7 वेपन्स जो हैं पुलिस के द्वारा। अदरवाइज़ हमेशा पुलिस जो है बैकफुट पे रहती थी। पहली बार जो है फ्रंट फुट पे रह के उसने इनकाउंटर किया, और उस इनकाउंटर में, जो चांस इनकाउंटर था, उस इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। और उसके बाद सिलसिला ये थमा नहीं। मैंने करीब 1.25 साल तक वहाँ काम किया एज SP, और हम लोगों ने लगभग 12 या 13 टेररिस्ट को, सिख मिलिटेंट्स को मारा। करीब 25 या 26 जो हैं वेपन्स बरामद हुए, जिसमें जनरल पर्पस मशीन गन 2 बार बरामद किए गए लखीमपुर खीरी में। वहाँ का रिकॉर्ड जो है पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय में उत्तर प्रदेश तराई में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड जो था वो लखीमपुर खीरी का था। और मुझे याद है कि 1993 में जब माननीय राज्यपाल के द्वारा जब गैलेंट्री मेडल दिया जाने लगा, तो लगभग 6-7 गैलेंट्री मेडल केवल लखीमपुर खीरी ज़िले से था। मतलब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पुलिसकर्मियों ने साहसिक काम करते हुए कई टेररिस्ट को मारा, और उसके बाद उन्हें गैलेंट्री मेडल्स दिए गए। तो यूपी का तराई जो है उस समय, और 1993 में मेरे जाने के बाद, जिसके बाद मैं SSP बुलंदशहर बना, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि 1993 के बाद पूरी तरह से सिख मिलिटेंसी का सफाया हो गया। ये उत्तर प्रदेश से ही कोई उसके बाद कोई घटना नहीं हुई। तो ये एक अचीवमेंट थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, और मैं उसका एक बहुत ही बड़ा सक्रिय पार्ट था उस सफाया में। अमेजिंग सर। एक और दिलचस्प किस्सा और बड़ा कांड इसको आप कह सकते हो। 1990 में आप अल्मोड़ा जाते हैं, वहाँ कांग्रेस के एक लीडर हैं अरुण कुमार सिंह, उनके कॉटेज में चोरी हो गई। अच्छा, बाद में इसमें बोफोर्स का जो दस्तावेज चोरी हुआ, ये अफवाह भी फैल गई, क्या था वो मामला? वो बहुत ही एक स्मॉल इंसिडेंट था। अरुण सिंह जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस थे राजीव गांधी के समय में, जब वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बोफोर्स के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया, और वो कुछ हद तक दिल्ली और अल्मोड़ा के बिनसर जगहों, इन 2 जगहों पे रहते थे। वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी जाते थे, और गर्मियों में अक्सर वो वहीं रहते थे। उनके घर में जब वो नहीं थे वहाँ पे, तो उनके घर में एक चोरी हुई, सामान्य चोरी हुई, बर्गलरी हुई, एक हाउस थेफ्ट हुआ, और उस थेफ्ट में छोटी छोटी चीज़ें ले ली गई, बल्कि उनकी बंदूक वहाँ पे थी, जो कि बंदूक नहीं लिया गया। कुछ पैसे लिए गए, कुछ टेप रिकॉर्डर्स थे, 2 टेप रिकॉर्डर्स थे, वो लिया गया। सो किसी भी दशा में इसको एक सामान्य, बहुत ही सामान्य चोरी कही जा सकती है। ये चोरी की घटना मेरे SP अल्मोड़ा बनने के कुछ महीने पहले हुई थी। मेरे जाने के बाद हमने उसको बहुत ही फॉरेंसिक साइंटिफिक तरीके से उसको इन्वेस्टिगेशन किया। फुटप्रिंट्स लिए गए, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उनका परीक्षण कराया गया, सब कुछ किया गया। सबसे बड़ी जो चीज़ थी उस समय, जो चर्चा का विषय था, वो ये था कि चूँकि बोफोर्स के कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो इस तरह की चर्चाएं भी हो रही थी कि ये चोरी के रूप में नहीं की गई, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही ऐतिहासिक या बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के कारण ये चोरी की घटना हुई है। मतलब ये जो भी आया वहाँ पर, वो चोरी के प्रयास से नहीं आया, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के इंटेंशन से आया था, क्योंकि उनकी बंदूक वहाँ रह गई जिसको नहीं लिया गया। तो कोई अगर क्रिमिनल आएगा चोरी करने के उद्देश्य से, तो वो सब चीज़ ले जाएगा। बट द होल इंटेंशन वॉज to trace that document, which was the secret document connected with Bofors, जो कि टोटल गलत था। बाद में हम लोगों ने इसको देखा, और बाद में हम लोगों ने एक डोमेस्टिक हेल्प को पकड़ा, जो पूरा वृत्तांत मैंने अपनी किताब में लिखा है, और
उसका परीक्षण किया तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं उससे मिले, और टेप रिकॉर्डर की चोरी जो है उसको बरामद की गई, और टेप रिकॉर्डर जिससे चोरी का सामान लिया था उसने भी पहचान लिया। तो ये फिर बाद में पता चला कि एक सामान्य थेफ्ट था, जो एक सामान्य चोरी थी, लेकिन उसका इंटेंशंस जो है वहाँ पे उस समय करेंटली उसको इस तरह देखा गया जैसे कि बोफोर्स से कनेक्टेड हो। सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग इंसिडेंट, दैट इज़ व्हाई आई मेंशन्ड दिस इन माय बुक। एक अब आखिरी मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि रिटायरमेंट के दिन तो सब कुछ हर अधिकारी चाहता है कि भैया बस रिटायरमेंट के दिन क्या, 1 महीने से चाहता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो, शांति से रिटायरमेंट हो जाए। लेकिन 30 जून 2020 30 जनवरी माफ करिएगा 2020 आपके रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को बंधक बनाया गया। क्या मामला था? और आप तो रिटायरमेंट के एक दिन पहले आपके हाथ पांव फूल गए होंगे। अरविंद जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इंसिडेंट था, और बहुत अच्छा किया कि आपने ये पूछा। 31 जनवरी 2020 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा था, और 30 जनवरी की शाम को मैं अपने ऑफिस में बैठा, जो ज़रूरी काम थे उसको निपटा रहा था, और अचानक मेरी नज़र जो है टीवी पे पड़ी, और उस टीवी पे मैंने देखा कि फर्रुखाबाद के किसी जगह पे गांव में 21 या 22, नंबर तो पूरा उस समय नहीं मालूम हुआ, लेकिन कई बच्चों को बंधक बना लिया गया है। और एक फ़ौज में काम किया हुआ आदमी जो पहले भगौड़ा था, उसने जो है वो एक तरह से मानसिक उसकी दशा वैसी नहीं थी, उसने उसकी पत्नी भी थी, उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, और उसने बर्थडे के जन्मदिन के बहाने उसने गांव के और उस इलाके के बच्चों को बुलाया, जिसमें करीब 21-22 बच्चे थे, और सब छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का। और उसको बुलाया और अपने घर के बेसमेंट में ले गया, और 2 सवा 2 बजे की घटना ये है दिन में, और करीब 4 साढ़े 4 बजे तक जब बच्चे नहीं आए, अपने घरों में नहीं वापस गए, तो उनके पेरेंट्स जो हैं, कुछ के पेरेंट्स बाहर आ गए, और जब वो आए और उन्होंने डिमांड किया कि हमारे बच्चे अभी भी घर नहीं वापस आए हैं, तो उस व्यक्ति ने, जो सिरफिरा व्यक्ति था, उसने अंदर से फायरिंग किया, और फायरिंग किया। फॉर्चुनेटली किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सभी लोग भयभीत हो गए। तब वहाँ के लोकल प्रशासन को पता चला कि ये तो ही वॉज सो ल्यूनाटिक, ही वॉज सो, जिसकी मानसिक दशा इतनी ख़राब हो गई कि उसने इन सबों को बंधक बना लिया है। वो व्यक्ति जो है एक किसी जुर्म के आधार पर उस पैरोल से छूटा हुआ था। उसकी डिमांड्स जो हैं अनक्लियर थे, कोई स्पष्ट नहीं थे। ये बात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी को जब पता चला, तो वो लोग वहाँ पे आए। एसपी ने ये बात उसने सोचा कि शायद हम निगोशिएट करके इसको जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब 7 बजे तक निगोशिएट नहीं हुआ, इसी बीच मीडिया को पता चल मुझे गया। पता चला, खूब लाइव टेलीविजन पे चला, बड़ा बिल्कुल लाइव टीवी का न्यूज़ था ये। तब मैंने तुरंत मैंने एसएसपी फर्रुखाबाद को कांटेक्ट किया, और मैंने उसको ये भी कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एनीवे, तुरंत हम लोगों ने अपनी रणनीति शुरू की, और मुख्यमंत्री को तुरंत बताया। मुख्यमंत्री के पास मैं गया, मुख्यमंत्री को पूरी चीज़ों से अवगत कराया। पहले हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को लाने की सोची कि वहाँ के कमांडोज आएंगे और रूम इंटरवेंशन करके उन लोग, चूँकि वो अनप्रोफेशनल था, कोई ये टेररिस्ट एक्ट नहीं था, ये तो एक सिरफिरा था जिसने ये किया था। तो लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत थी कि कहीं बच्चों को चोट न पहुँचे। यदि हम क्रॉस फायर में अगर बच्चे मर जाते हैं, बच्चों को कोई गोली लग जाती है, तो हमारा सारा ऑपरेशंस जो है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से होगा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की थी, बिकॉज 21 बच्चे जो हैं उसकी कस्टडी में थे। तो एनएसजी ने कहा कि हमें आने में वहाँ बहुत टाइम लगेगा, 7-8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हम रात भी हो गया है, हमें पहले लखनऊ जाना पड़ेगा, लखनऊ से वहाँ आना पड़ेगा, तो 6-7 घंटे का ये पूरा लगेगा। तो फिर हम लोगों ने अपने ATS को, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसको हमने वो किया, आदेशित किया, और तत्कालीन जो IG थे कानपुर के, उनको मैंने कहा कि यू विल लीड, यू विल कमांड द होल थिंग, और उनको मैंने भेजा वहाँ पे। और 11 साढ़े 11 बजे, और मैंने वहाँ से पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, लखनऊ से पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके मैंने ऑपरेशंस के डिटेल्स को गाइड किया कि कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और वो वहाँ के जो कमांडर्स थे, एक तो IG कानपुर जोन थे, और दूसरा
वहाँ के लोकल एसएसपी जो थे उन सबों ने हमें, और एटीएस का जो कमांडर था वो, उन सबों ने हमको पूरी एक एक चीज़ मिनट टू मिनट घटना की बताते रहे, और हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट रख के और वो करा, और अंत में उसको रूम इंटरवेंशन करके उसको हम लोगों ने सडन वे में ग्रैब करके उसको, ही वाज शॉट डेड। एक पुलिस इनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया, क्योंकि उसके पास वेपन्स भी थे और उसके पास कंट्री मेड बम्स भी थे, ओह, एक्सप्लोसिव्स भी थे, जिससे वो उसका कर रहा था। वहाँ पे लोकल जो विधायक थे वो भी आए, उन्होंने भी निगोसिएशन का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में उसको, ही वाज शॉट डेड इन स्मॉल ब्रीफ पुलिस मुठभेड़, और वो क्या, और सारे बच्चों को बिना किसी चोट के, बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी उसको हटाया गया। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि दूसरे दिन, यानी कल, आज 30 जनवरी है, 31 जनवरी को मेरा फेयरवेल परेड हो रहा था सुबह, और ये रात की घटना है, करीब 11-12 बजे रात तक मैं वहीं रहा। मुख्यमंत्री ने मुझसे ये कहा कि डीजीपी साहब, या तो आप कल हीरो बनेंगे, हीरो रहेंगे, या ज़ीरो रहेंगे। यदि कोई बच्चा मर गया, कोई बच्चे को कोई अगर कैजुअलिटी हुई या कोई वो हुआ, तो आप जो है कल फेयरवेल परेड में क्या बोल पाएंगे। तो ये सचमुच में एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था और बहुत ही एक चैलेंजिंग लीडरशिप था, कि मुझे लग रहा था कि आई हैव टू ओन अप, मुझे अपने नेतृत्व को एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। सफल तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी था कि एक सफल कमांडर का चयन करना, उसको अच्छे दिशा निर्देश देना, प्रोटोकॉल का पालन कराना, पूरे जितने भी टैक्टिकल ड्रिल्स हैं उसका पालन करना, और जितने भी हमारे स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल पुलिस मेथड्स हैं उसको हम किस प्रकार लागू करते हुए, बिना किसी बच्चे को अहित करते हुए हम उस व्यक्ति से उन बच्चों को छुड़वा सकें, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और जो हम लोगों ने किया, और 31 जनवरी को फिर हमने रात में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए का इनाम हमारी पुलिस पार्टी को दिया। और दूसरे दिन जब मैं फेयरवेल परेड पे गया, मैंने अपने संबोधन में ये बात कही कि आज सबसे बड़े गर्व की बात उत्तर प्रदेश पुलिस को इसलिए है कि हम लोगों ने इस प्रकार का एक बहुत ही मेटिकुलसली प्लान्ड, बहुत ही मेटिकुलसली एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन किया, जिससे कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंची, और हमने उसको निकाल लिया। सीएम कुछ बोले कि आज हीरो की? सीएम ने तो खुशी खुशी सब कुछ किया, कहा कि 10 लाख रुपए का इनाम दिया उन्होंने, तो आप हीरो रहे, जीरो सो नहीं मैं रहे। हीरो रहा, राइट। तो मतलब रिटायरमेंट के आखिरी दिन और इस वो तरह के? आप सोच लीजिए कि रिटायरमेंट के 3 महीने पहले आदमी काम करना बंद कर देता है। फॉरगेट अबाउट वन डे, आई वॉज वर्किंग टिल द लास्ट आवर्स ऑफ माई रिटायरमेंट। दैट मीन्स कि 30 जनवरी की रात 12:30-1 बजे तक मैं इस पूरे ऑपरेशन से जूझता रहा, और सुबह मेरा फेयरवेल परेड है, दूसरे दिन मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं डीजीपी का लास्ट डे है। इमेजिन कीजिए कि मेरी स्थिति कैसी होगी, मेरी मानसिक स्थिति कैसी कितने होगी। घंटे तक हॉस्टेज करके रखा था वो लगभग? करीब 2 बजे से आप 8 घंटे, 8-8.5 घंटे हॉस्टेज बनाकर रखा उसने, और 21 बच्चे थे, और सभी छोटे छोटे बच्चे। पूरी लाइफ आपकी जो सर्विस वाली रही, एडवेंचर से भरी रही। एडवेंचर से भरा रहा, और ये लास्ट डे भी मुझको एडवेंचर ने छोड़ा नहीं, उसका मेरा पीछा करता रहा। लेकिन भगवान की कृपा थी, आप सबों का स्नेह था कि अंत तक मैं विजयी बना रहा। और हमेशा विजयी बने रहें। ओपी सिंह की ये किताब है खाकी इन एक्शन, आप ज़रूर पढ़िएगा। सर, आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।